सेल स्ट्रक्चर कोशिकीय संरचना, इनका अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। इनमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स और फ्लैजेला एंड पिलाई पाई जाती है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। इनके जीव द्रव्य के चारों ओर एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब इसका जीव द्रव्य है उसके चारों ओर एक कठोर, मतलब जो कोशिका भित्ति होता है वो कठोर होता है, मतलब दृढ़ होता है। दूसरा, यह उनको एक निश्चित आकार देती है एवं जीव द्रव्य की रक्षा करती है। सभी यू बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। यह पॉलीसेकेराइड्स होगा, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, डी की जगह एस होगा। यह पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक्ड लघु अमीनो अम्ल वाली श्रृंखला होती है। पॉइंट नंबर 4, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन परत के ऊपर एक और परत होती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह विशिष्ट लिपोपॉलीसेकेराइड्स जटिल लिपिड व पॉलीसेकेराइड्स अणु होते हैं जो झिल्ली में धंसे होते हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर 3 पॉइंट है इसमें, यह पॉलीडेक्राइड नहीं होगा, वहाँ डी की जगह एस होगा, पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर है? मीन्स क्या हो गया, पूरी बात। जो बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति है वो क्या होता है, वो कठोर और दृढ़ होता है, जो क्या करता है, उसका कोशिका को एक निश्चित आकार देता है और उसका जीव द्रव्य का रक्षा करता है। सभी यू बैक्टीरिया यानी कि सत्य जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आपको याद होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया में क्या था, वो अपना फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सिंथेसिस कर सकता था। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। यह पॉलीसेकेराइड्स क्रॉस लिंक्ड लघु अमीनो अम्ल वाली श्रृंखला होती है। मीन्स का कोशिका भित्ति में जो है पॉलीसेकेराइड्स होता है, जो कैसा होता है, अमीनो अम्ल और पॉलीसेकेराइड्स के श्रृंखला से बनता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ग्राम नेगेटिव, आपको मैंने बता दिया था ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, तो उसमें से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन परत के ऊपर एक और परत होती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। मीन्स जो पेप्टिडोग्लाइकन जो लेवल है उसका कोशिका भित्ति का, उसके ऊपर भी एक और परत मिलता है, उसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह विशिष्ट यानी कि यह स्पेशलिस्ट होता है, किस चीज़ का बना होता है, यह लिपोपॉलीसेकेराइड्स का। लिपोपॉलीसेकेराइड्स जटिल लिपिड व पॉलीसेकेराइड्स अणु होता है। मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड्स का तोड़ के देखिएगा तो लिपो मीन्स लिपिड हो गया, पॉली यानी कि मल्टीपल सेकेराइड्स मीन्स जटिल लिपिड व पॉलीसेकेराइड्स अणु होता है, जो कैसा होता है, उसके झिल्ली में धंसा हुआ होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात हो रहा है बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति के बारे में। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति कठोर होगी, एक बार फिर से रिवीजन करो देता हूँ। कठोर होगी जो उसको निश्चित आकार देगी और जीव द्रव्य की रक्षा करेगी, मीन्स बाहरी डैमेजेस को मतलब बचाएगी, डैमेज नहीं होने देगी। सभी यू बैक्टीरिया यानी कि सत्य जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। यह पॉलीसेकेराइड्स क्रॉस लिंक्ड लघु अमीनो अम्ल वाली श्रृंखला होती है। मतलब एमिनो एसिड्स का जो चैन होता है उस पर पॉलीसेकेराइड्स धंसे हुए होते हैं, उसका यह श्रृंखला होता है। पॉइंट 4, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन परत के ऊपर एक और परत है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स मीन्स जटिल लिपिड व पॉलीसेकेराइड्स अणु होता है जो कैसा, झिल्ली में धंसा हुआ होता है। लिपो का अर्थ यहाँ पे मैंने आपको बताया था, लिपो मीन्स लिपिड हो गया, बाकी तो आपका पॉलीसेकेराइड्स मीन्स लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ये क्या करते हैं, यह बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति जो है उसके ऊपर भी एक परत रहता है, उसका आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह विशिष्ट होता है जो कि किसी प्रतिकूल स्थिति में इसको जीवित बनाए रखता है। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 5 देखते हैं अब। लिपोपॉलीसेकेराइड्स में किसी यूकेरियोटिक सेल से चिपकने की विशिष्ट क्षमता होती है। मीन्स बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड्स होता है,
वह किसी यूकेरियोटिक सेल से उसको चिपकने में सहायता करता है। चिपकने का इन द सेंस ऑफ पैरासिटिक, यानी कि कुछ परजीवी टाइप से। अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। अधिकांश में सेल वॉल के चारों ओर म्यूसिलेज की परत होती है जो उन्हें रासायनिक विघटन व फेगोसाइटिक सेल से बचाती है। मीन्स सेल वॉल के चारों ओर म्यूसिलेज यानी एक म्यूकस टाइप का लेयर रहता है, चिपचिपा टाइप से, केमिकल लिक्विड टाइप। तो वो क्या करता है, उसको बैक्टीरिया सेल को रासायनिक विघटन व फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक मीन्स हो गया आपके शरीर में यदि कोई बाहरी जीवाणु इंटर करता है तो हमारे WBC उसको डिकम्पोज मतलब उसको विघटन कर देती है। उस वैसा सेल को फेगोसाइटिक सेल कहते हैं, मतलब जो दूसरे बाहर से जो आए हुए जीव हैं उसको मारे। यह उन्हें साथ चिपकाए रखती है और ये बैक्टीरियल सेल को आपस में जोड़े रखती है, लिपोपोलीसैकेराइड्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति के नीचे एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। चयनात्मक का मतलब हो गया कि किसी को अंदर अलाउ करना और किसी को अलाउ नहीं करना, मीन्स छननी टाइप का काम करता है वहाँ। ये कहाँ मिलता है? कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पारगम्य झिल्ली होता है जो कि सिलेक्टिव परमेबियल होता है, मीन्स चुन चुन के मतलब वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। वैसा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। अब पॉइंट 2 देखते हैं। झिल्ली में गोलाकार या अंगुलीनुमा प्रवर्त पाया जाता है जिसे मेसोसोम कहा जाता है। मीन्स बैक्टीरिया सेल है, उसका अंदर में कहीं कहीं पे उभा टाइप से रहेगा। वो गोलाकार भी हो सकता है और अंगुलीनुमा भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेसोसोम न्यूक्लियोड के विघटन एंड सेपरेशन व सेप्टम के निर्माण का कार्य करता है। मीन्स ये जो मेसोसोम है यह न्यूक्लियोड यानी कि इसमें सुसंगठित मतलब केंद्रक स्पेशली तो नहीं रहता है, तो गुणसूत्र ऐसे ही रहते हैं। तो न्यूक्लियोड के विलगन यानी कि जब सेपरेशन होगा तो तभी मेसोसोम का भूमिका रहेगा, या सेप्टम, सेप्टम का अर्थ हो गया पट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ स्थानों पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें श्वसन झिल्ली भी कहा जाता है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोशिका भित्ति के ठीक नीचे है उसमें कहीं कहीं पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है कि वहाँ से श्वसन का भी काम कर सकता है, इसलिए इसको श्वसन झिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइटोप्लाज्म राइबोसोम के विसरण के कारण दानेदार प्रतीत होती है। जो कोशिका है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। तो जब ऐसा राइबोसोम बिखरा हुआ रहेगा तो कोशिका कैसे दिखेगा? हमको दानेदार टाइप से दिखेगा। क्लियर है? और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राइबोसोम जो है 70S प्रकार के होते हैं। हमारा जो राइबोसोम है वो कैसा होता है? 70S प्रकार के होते हैं और प्रायः पॉली राइबोसोम के निर्माण से संबंधित होते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 आते हैं। रिवर्स फूड के रूप में लिपिड्स, फैटी एसिड्स या ग्लाइकोजन पाया जाता है। रिवर्स यानी यहाँ पे हो गया रिजर्व। इसका मतलब हो गया कि जब हम भोजन को रखते हैं फ्यूचर के यूज के लिए, मान लो लोग खाना खाते हैं तो कुछ क्या होता है स्टोर होकर रह जाता है ताकि वह जब हमें खाना नहीं मिले तो उसका इस्तेमाल हम कर सकें। तो बैक्टीरिया में ठीक ऐसा ही होता है, लिपिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विभिन्न प्रकार के ग्रेन्यूल्स यानी कणिका यानी कण टाइप से पाए जाते हैं
जो फास्फेट संग्रहित करने वाली वॉल्यूशन ग्रेन्यूल्स, सल्फर एंड आयरन ग्रेन्यूल्स। कनिका में, कनिका मतलब हो गया मोती, मोती वाला माला देखा है उसी टाइप से होता है। तो उसमें जो फास्फेट को जमा करेगा, फास्फेट को, वो हो गया वॉल्यूशन ग्रेन्यूल्स। फिर सल्फर के सल्फर और आयरन के लिए आयरन ग्रेन्यूल्स हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू या सैप वैक्यूल्स, सत्य रिक्तिका अनुपस्थित होती है। मीन्स इसमें सत्य रिक्तिका अनुपस्थित नहीं पाया जाता है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाई जाती है जो बुएंसी रेगुलेशन यानी कि उछाल नियंत्रण व स्ट्रोंगलाइट से रक्षा करती है। ये जो बुएंसी रेगुलेशन है, इसका मतलब ये हो गया, मान लिया कोई भी बैक्टीरिया है, तो वह कहीं वाटर पॉन्ड या कहीं पे है, तो अपना जैसे मान लिया ये एक वाटर रिसोर्सेस हो गया। अब इसमें कितना ऊपर रहना है बैक्टीरिया को, यह कैसे डिसाइड करेगा? यह डिसाइड करेगा बुएंसी रेगुलेशन के द्वारा, अपने आप को नियंत्रित करेगा। मीन्स यदि इसको ज़्यादा नीचे जाना है तो अपना ये क्या करेगा, घनत्व कम करेगा कि अधिक करेगा? कम करेगा तो यह ऊपर जाएगा, अधिक करेगा तो नीचे आएगा। क्लियर है। मतलब बुएंसी रेगुलेशन उसका स्थिति नियंत्रण, मीन्स वो कहाँ पे रहना चाहता है उसको करेगा। जैसे कि हम लोग पास हाथ पैर है तो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहाँ खड़ा होना है, नहीं होना है। लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, तो वहाँ पे बुएंसी रेगुलेशन होता है। ये कौन करता है? गैस वैक्यूल पाया जाता है जो उसको स्ट्रॉन्ग लाइट, मतलब कहीं पे प्रकाश की मात्रा अधिक है, प्रकाश इन द सेंस ऑफ सनलाइट, तो उससे भी रक्षा करता है। कोशिका द्रव्य प्रवाह या साइक्लोसिस एब्सेंट होता है। मीन्स बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य प्रवाह नहीं मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज व लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। मीन्स इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों की कमी होती है। मतलब इनके कोशिकांग केवल और केवल एक कोशिका के अंदर में, मान लिया ये बैक्टीरिया का कोशिका है तो कोशिकांग ऐसे ही खुले रहते हैं। क्लियर है। मीन्स इसमें कोई झिल्ली वगैरह उनमें नहीं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य वर्णकों की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होता है। बैक्टीरियल सेल जो है उसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, जब उसमें कोई कलर नहीं है तो वो कैसा, पानी की तरह रंगीन प्रतीत होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हालांकि कुछ में प्रकाश संश्लेषी वर्णक बैक्टीरिया क्लोरोफिल व क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी वर्णक पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो बैक्टीरिया में पाया जा रहा है तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या इसको क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहा जाता है, जो कि परतदार हो सकते हैं, यानी लेमेलर हो सकते हैं, नलीनुमा हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, वह रिक्तिकामय हो सकते हैं। परतदार का मतलब क्या हो गया कि एक के ऊपर एक रहेगा, ये हो गया परतदार। नलीनुमा मीन्स ट्यूबुलर हो सकता है, रिक्तिकामय मीन्स वैक्यूल हो सकता है। क्लियर है। तो यह हमारा था साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। मतलब बैक्टीरिया के कोशिकांग हम लोग देख रहे हैं, मतलब कोशिका में क्या है, कोशिकीय संरचना के अंदर हम लोग इसका पढ़ रहे हैं। तो सेल वाल हम लोग देख चुके हैं, अब साइटोप्लाज्म यहाँ हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर बॉडी बोल लो, या फिर जीनोफोर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्लियर है। न्यूक्लियोइड को क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, न्यूक्लियर बॉडी, जीनोफोर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, उसमें कोई स्पेशल संरचना नहीं होती है क्रोमोसोम के लिए, तो वो कैसे रहती है, कोशिका द्रव्य में खुली हुई रहती है।
तो इसका पहला पॉइंट देखिए, इसमें एक लंबा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो निरंतर आरएनए द्वारा फोल्ड किए होते हैं तथा प्रोलेमिन जो कि एक बेसिक प्रोटीन होता है इसे ओवल या स्पेरिकल शेप प्रदान करता है। मीन्स जो न्यूक्लियोइड है हम लोग का वो कैसा होता है, लंबा होता है उसमें, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। न्यूक्लियोइड क्या हो गया, उसका क्रोमोसोम हो गया, उस पर जो डीएनए है वो कैसा है, लंबा है और डबल स्ट्रैंडेड है, जो कि कैसा है, आरएनए द्वारा फोल्ड किया हुआ होता है और प्रोलेमिन प्रोटीन के कारण ओवल या स्पेरिकल यानी कि अंडाकार या गोलाकार आकार में रहता है। क्लियर है। अब डीएनए कैसा होता है, नग्न होता है, क्योंकि उसमें क्या है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ऐसा ही रहता है, तो वह नग्न होता है। यानी कि वो क्या हो गया, सीधी से मतलब आपको मैंने बताया था कि जब भी डीएनए के बारे में बात होगा तो नग्न होने का मतलब क्या है, वह हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, और जिसमें सुसंगठित बोलेगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में स्वतंत्रतापूर्वक स्थित रहता है। न्यूक्लियोइड जो है साइटोप्लाज्म में स्वतंत्रतापूर्वक यानी फ्रीली रहता है। क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर केंद्रक वगैरह स्पेशल नहीं होता है, वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है। यह यूकेरियोट्स के सिंगल क्रोमोसोम के समतुल्य होता है। यूकेरियोट्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसका सिंगल क्रोमोसोम्स के समतुल्य मतलब उसके समान होता है। अब नंबर 5 देखते हैं, न्यूक्लियोइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेसोसोम द्वारा जुड़ा होता है। यह जो न्यूक्लियोइड है, यहाँ जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोशिका भित्ति के ठीक नीचे, उस पर किससे जुड़ा रहता है, मेसोसोम द्वारा जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है। बैक्टीरिया में सुसंगठित केंद्रक की कमी होती है, तो हमारा न्यूक्लियोइड क्लियर है। यहाँ पे न्यूक्लियोइड का हिंदी यदि बोला जाए तो केंद्रिका होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी इसको बोला जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं इसका, ये डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं। मीन्स क्रोमोसोम तो क्या होता है, मेरा न्यूक्लियोइड होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रिंग होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड्स बोलेंगे, जो मोनेरा एवं कुछ अन्य जीवों में पाए जाते हैं। मीन्स क्या होता है, एक तो हमारा हो गया बैक्टीरियल कोशिका में या कोशिका द्रव्य में फ्रीली न्यूक्लियोइड उपस्थित है, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं कुछ, जो कि प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है, कुछ खास जीन होता है खास कार्य के लिए। क्लियर है यहाँ, जो कि मोनेरा एवं कुछ अन्य जीवों में पाए जाते हैं। पॉइंट 2 देखते हैं, प्लाज्मिड का खोज जो है हाइस और लीडरबर्ग द्वारा 1952 में किया गया। प्लाज्मिड का खोज किसने किया, हाइस और लीडरबर्ग। कब किया, 1952 में। ये प्लाज्मिड्स जो है न्यूक्लियोइड से स्वतंत्र, मतलब ये न्यूक्लियोइड पर निर्भर ना करके खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब अपना प्रतिकृति बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। क्लियर है। वर्तमान में प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये जीनों की पहचान के लिए उपयोगी होते हैं। प्लाज्मिड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, जिसमें जीनों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, मतलब इंजीनियरिंग होता है कि जैसे कि उसमें मान लिया कोई जीव है, वहाँ पे कौन उसका गुणसूत्र में कौन कौन सा जीन है, कौन जीन किसके लिए है, तो वो किस में पढ़ते हैं हम लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इसमें क्या होता है, कुछ उपयोगी मतलब मान लिया किसी खास जीव में कुछ मिलता है तो वहाँ से एंटीडोट हम लोग बना सकते हैं। ऐसा मतलब हम लोग जीन से क्या क्या कर सकते हैं, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग सीखते हैं ये चीज़। तो प्लाज्मिड क्या होता है, यह जीनों के पहचान के लिए उपयोगी होता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि प्लाज्मिड जो है उसमें कुछ विशेष जीन रहते हैं जो विशेष कार्य के लिए होते हैं। कुछ प्लाज्मिड तत्काल के लिए न्यूक्लियोइड से संबद्ध हो सकते हैं, उन्हें एपिसोम कहा जाता है।
मीन्स कुछ प्लाज्मिड्स जो है कुछ समय के लिए न्यूक्लियोइड से संबद्ध हो सकते हैं, मीन्स उसे जोड़ सकते हैं। वैसे प्लाज्मिड्स को एपिसोम कहा जाता है। मेजोसोम, एपिसोम, यह नाम मिल रहा है तो थोड़ा सा याद रखिएगा। मेजोसोम जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग्स है, जबकि एपिसोम प्लाज्मिड्स है जो कि न्यूक्लियोइड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मिड्स एक बैक्टीरिया से अन्य में जा सकता है, मतलब यह ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इसलिए इन्हें ट्रांसफ़र प्लाज्मिड्स भी कहा जाता है। मान लिया एक बैक्टीरिया ये है, एक मेरा ये है, तो इसमें यदि मेरा कोई प्लाज्मिड्स है तो वह इससे इसमें जा सकता है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र प्लाज्मिड्स भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मिड्स में नॉन वाइटल जीन्स। नॉन वाइटल का मतलब क्या है? वाइटल मतलब हो गया कि जिंदा रहने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, और नॉन वाइटल मीन्स जो ज़रूरी नहीं है। मतलब प्लाज्मिड्स में नॉन वाइटल जीन्स मतलब ऐसा जीन भी हो सकता है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जो बैक्टीरिया के लिए उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन्स ऐसा जीन्स जो, जीन्स का मतलब यहाँ पहनने वाला जीन्स नहीं है, जीन्स है आपका यहाँ गुणसूत्र में उपस्थित विशेष गुण को कैरी करने वाला कारक है। क्लियर है। तो प्लाज्मिड्स में जब नॉन वाइटल जीन्स उपस्थित होता है तो हो सकता है कि वह बैक्टीरिया के लिए उपयोगी भी हो सकता है कि नहीं भी हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नंबर 8। वैसे प्लाज्मिड्स जो किसी उपयोगी जीन्स का वहन नहीं करते उसको क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स कहा जाता है। याद रखिएगा, वैसे प्लाज्मिड्स जो जीन्स का वहन नहीं करते, मतलब किसी उपयोगी जीन्स का, मतलब यहाँ पे ऐसा जीन का उपयोग मतलब ये लोग कैरी कर रहा है जो कि उपयोगी नहीं है, ऐसा प्लाज्मिड्स को क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैसे प्लाज्मिड्स जो उपयोगी जीन्स का वहन करते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका एप प्लाज्मिड्स, दूसरा है आर प्लाज्मिड्स, तीसरा है कोल प्लाज्मिड्स। क्लियर है। तो हम लोग अब देखते हैं कि एप प्लाज्मिड्स क्या है, आर प्लाज्मिड्स क्या है और कोल प्लाज्मिड्स क्या है। हमारा जो एप प्लाज्मिड्स है, एप फॉर याद रखिएगा फर्टिलिटी मतलब जनन। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये जनन या संयुग्मन के लिए उत्तरदायी जीन का वहन करते हैं। मीन्स एप प्लाज्मिड्स में जो है किसके लिए जीन होगा? जनन के लिए होगा, इसलिए इसको नाम दिया है एप प्लाज्मिड। एप फॉर याद रखिएगा फर्टिलिटी। यह जनन या संयुग्मन के लिए उत्तरदायी जीन का वहन करते हैं, इसलिए इस कारक को फर्टिलिटी फैक्टर या एप फैक्टर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एप प्लाज्मिड्स, एप फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मीन्स प्रजनन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैक्टीरिया जिसमें एप प्लाज्मिड उपस्थित होता है उसे डोनर या मेल बैक्टीरिया कहा जाता है। मीन्स वैसा बैक्टीरिया जिसमें एप प्लाज्मिड क्या हो, उपस्थित हो, उसे डोनर या मेल बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह सेक्स पिलाई का निर्माण करता है जो फीमेल या रिसिपिएंट बैक्टीरिया से संयुग्मन में मदद करता है, जैसे जिसमें एप प्लाज्मिड क्या होता है? अनुपस्थित होता है। एप प्लाज्मिड प्रेजेंट रहे तो डोनर या मेल बैक्टीरिया, और यदि एप प्लाज्मिड एब्सेंट रहे तो वह फीमेल या रिसिपिएंट बैक्टीरिया। और एप प्लाज्मिड का क्या काम है? यह सेक्स पिलाई का निर्माण करता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ग्राही बैक्टीरिया। ग्राही बैक्टीरिया कौन हो गया? जिसमें एप प्लाज्मिड एब्सेंट है। में केवल एप प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, बल्कि यह न्यूक्लियर जीन्स के ट्रांसफ़र में भी मदद करता है। मान लिया, इसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि एप फैक्टर उपस्थित है, और एक बैक्टीरिया है जिसमें एप फैक्टर नहीं है। मीन्स एप या माइनस दिखाते थे, मतलब एप फैक्टर नहीं है। जब इसमें संयुग्मन या जनन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एप फैक्टर का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे क्या जीन्स का ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या केवल एप प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बल्कि यह उसमें उपस्थित या न्यूक्लियर जीन्स का भी
ट्रांसफर में भी मदद करता है, मीन्स F पॉजिटिव टू F नेगेटिव। और जब इसे F प्लाज्मिड यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफ़र हो गया एक बैक्टीरिया दूसरे में, तो अब यह कैसा हो गया, यह भी F पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग R प्लाज्मिड्स। R प्लाज्मिड, R फॉर रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट का अर्थ होता है प्रतिरोधी, मीन्स R प्लाज्मिड कैसा होगा, प्रतिरोधी होगा। तो कैसे होगा वो देखते हैं। ये एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैवी के प्रतिरोधी जीन्स का वहन करते हैं। मतलब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स बोले तो जो हम लोग सुनते नहीं है एंटीबायोटिक ले लो दवा वगैरह, तो वो हो गया। तो ये एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी जीन्स का वहन करते हैं। मीन्स क्या करेगा, यह एंटीबायोटिक का उसको काम करने सही से नहीं देगा। एग्जाम्पल क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फोनामाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन, मतलब ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स हैं। तो आर प्लाज्मिड में ऐसा जीन होता है जो कि एंटीबायोटिक्स का विरोध करता है। मीन्स एंटीबायोटिक्स आप लीजिएगा तो वह उसका मतलब मान लीजिए आपको कोई रोग हो गया किसी बैक्टीरिया के कारण, और वह बैक्टीरिया कैसा है, उसमें क्या उपस्थित है, आर प्लाज्मिड। तो आप कोई भी एंटीबायोटिक खाइएगा तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में मल्टी ड्रग थेरेपी चलाई जाती है, मतलब एक से अधिक दवा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या रोगकारक जीवाणु जिसमें आर प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है का इलाज काफ़ी जटिल होता है। मतलब जिसमें जिस बैक्टीरिया, वैसा बैक्टीरिया जो हम लोग शरीर में रोग उत्पन्न किया है और उसमें क्या उपस्थित है, आर प्लाज्मिड, तो वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स का काम करने से रोकेगा। तो उसका इलाज क्या होगा, ट्रीटमेंट मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, मल्टी ड्रग का मतलब एक से अधिक दवा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया सामान्यतः आंत में उपस्थित इस्चेरिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी बोलते हैं, जो हमारे आंत में उपस्थित होता है। जो अन्य पैथोजेंस जो आंत में रोग उत्पन्न करते हैं जैसे साल्मोनेला व सिजेला में से पास कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो आंत्र है, इंटेस्टाइन है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कौन है, ई कोलाई। जब हमारा आंत में उपस्थित है वो, तो क्या है, वो सामान्य बैक्टीरिया हम लोग का हेल्पफुल है, मतलब हम लोग का मदद कर रहा है वो। जो अन्य पैथोजेंस में, और मान लिया ई कोलाई कैसा है, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट है, लेकिन कहाँ उपस्थित है अभी, वो आंत में है, मतलब इंटेस्टाइन में है, तो वह हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लिया कोई दूसरा बैक्टीरिया आ जाता है, साल्मोनेला या सिजेला, तो उसमें यह अपना आर प्लाज्मिड उसको पास कर सकता है। क्लियर है? अब नंबर 3 है सी, कोल प्लाज्मिड्स। इसको हम लोग कोलिसिनोजेनिक फैक्टर भी बोलते हैं। कोल प्लाज्मिड्स बोल लो या फिर कोलिसिनोजेनिक फैक्टर भी बोल लो। तो पहला पॉइंट है इसका, ये सर्वप्रथम किसमें पाए गए थे, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में पाए गए थे। और ये क्या करता है, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का अर्थ हो गया विष या जहर, जिसे कोलिसिन्स या बैक्टीरियोसिन कहा जाता है के लिए उत्तरदायी होते हैं। मीन्स ये जो हमारा कोल प्लाज्मिड्स है या फिर कोलिसिनोजेनिक फैक्टर है, वो सबसे पहले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में पाया गया था, और यह टॉक्सिन्स यानी कि विष या जहर का निर्माण करता है, जिसे कोलिसिन्स या बैक्टीरियोसिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अन्य आंत्र बैक्टीरिया के लिए लीथल होती है। मीन्स मान लिया आपके इंटेस्टाइन में ये गया, ये बैक्टीरिया आपके आमाशय में, तो वहाँ पे यदि कोई दूसरा बैक्टीरिया उपस्थित है तो उसके लिए कैसा होगा, यह जानलेवा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोल प्लाज्मिड्स के कुछ अन्य बैक्टीरिया जैसे कॉर्नियोबैक्टीरियम, डिप्थेरी, सुडोमोनास, पायोसाइनिया में भी पाया जाता है। मतलब कोल प्लाज्मिड्स कुछ अन्य बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया सब में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोल प्लाज्मिड्स एक बैक्टीरिया से अन्य में पास हो सकते हैं। मीन्स यह भी
एक बैक्टीरिया से दूसरे में पास एंड ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लैजेला यानी कसाभिका। मैं आपको बताया था पहले भी कि हमारे जो 11th या 12th है उसमें उसकी पढ़ाई में हमारी जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट होगी, आपको बार बार मौका देगी याद करने का, लेकिन आप समय रहते उसको पकड़िए। जैसे अभी हम लोग फ्लैजेला एक बार देख चुके हैं, दोबारा से आया है फ्लैजेला, तो हम लोग देखते हैं फ्लैजेला क्या है। बैक्टीरियल फ्लैजेला एक स्पष्ट धागेनुमा संरचना होती है जो प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस के रूप में प्रतीत होती है, जो सेल वॉल से विस्तारित होती है। मिस ये जो बैक्टीरिया इसका जो आउटर सेल है उसमें कोशिका भित्ति जो है हम लोग का, तो वहाँ से क्या होता है, धागेनुमा संरचना निकली हुई होती है। तो यह कैसा होता है, यह फ्लैजेला यानी कि तंतुमय संरचना होती है जो सेल वॉल से विस्तारित यानी कि वहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती कहाँ है, प्रोटोप्लाज्म से निकलती है और वहाँ सेल वॉल से होते हुए वो लंबी स्पष्ट दिखती है, हम लोग को प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस के रूप में दिखती है। यहाँ प्रोटोप्लाज्मिक का अपेंडेज का क्या अर्थ हुआ कि प्रोटोप्लाज्म से निकला हुआ सिस्टम यानी तंत्र के रूप में हम लोग को दिखता है। इसकी लंबाई 4 से 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, L 4 से 5 माइक्रोमीटर। मीटर भी यहीं पे होगा, यहाँ जगह कमी इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख दिया हूँ। और जो उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12 से 15 नैनोमीटर। क्लियर है। माइक्रो कैसे लिखिएगा, ऐसे करके, ऐसे माइक्रोमीटर। क्लियर है। लंबाई हो गया 4 से 5 माइक्रोमीटर, जबकि व्यास हो गया 12 से 15 नैनोमीटर व्यास हो गया। प्रत्येक फ्लैजेला के 3 भाग होते हैं, एक तो बेसल बॉडी हो गया, दूसरा हुक, तीसरा फिलामेंट। बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। बेसल बॉडी जो है हम लोग का वो कहाँ से होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यह प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म से निकला हुआ है, तो वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो सबसे जो नीचे रहेगा वो बेसल बॉडी कहलाएगा। और हुक कोशिका भित्ति में विशिष्ट वलय द्वारा जुड़ी रहती है। हुक जो है मान लीजिए कोई फ्लैजेला है तो कोशिका भित्ति में एक रिंग नुमा संरचना यानी कि वलय जैसी संरचना से जुड़ी रहती है, उसको हुक बोलते हैं। फिलामेंट में फ्लैजेलर कैनाल पाया जाता है। फिलामेंट यानी कि जो मान लिया ये फ्लैजेला है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये मान लिया फ्लैजेला है, ठीक। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया, बेसल बॉडी, जो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्म से निकला हुआ होता है और सेल वॉल से होते हुए बाहर निकला हुआ होता है। तो ये जो एक तो हो गया बेस बॉडी जो प्रोटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है, और सेल वॉल में उसका रिंगनुमा संरचना जिससे कि वो पकड़ वहाँ बना रहता है, उसका तीसरा ये लंबा संरचना फिलामेंट कहलाता है। तो फिलामेंट में फ्लैजेलर कैनाल पाया जाता है जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से स्पाइरल सीरीज में व्यवस्थित होने के कारण दिखता है। वैसा मीन्स जो फिलामेंट है वो कैसा होता है, कैनाल यानी कि कैनाल, आपको क्या कैनाल बोला जाए तो गुफा की संरचनाएं होती हैं। फ्लैजेलर कैनाल पाया जाता है जो फ्लैजेलिन अणुओं के स्पाइरल सीरीज में व्यवस्थित होती है। आपने गैस का पाइप देखा होगा तो उसमें यदि आपने कभी काटा होगा या देखा होगा तो उसमें तार को देखा होगा कि एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई चारों साइड रहती है गोलाकार रूप में, और एक मजबूत नली का निर्माण कर जिससे कि गैस पास होता है। तो ऐसा ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाल बोलेंगे। क्लियर है। तो यह फ्लैजेलिन प्रोटीन के स्पाइरल सीरीज में व्यवस्थित होने के कारण निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजेला मोनोफाइब्रिलर यानी एक तंतुक होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि यूकेरियोट्स में कैसा होता है, 11 स्टैंडर्ड फ्लैजेला पाया जाता है।
बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट्स है, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड या मोनोफाइब्रिलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 11 स्टैंडर्ड फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेलम की गति के आधार पर फ्लैजेलम के गति के लिए आधार पर मोटिव फोर्स लगाया जाता है, जो घूर्णन कर फ्लैजेलम को जहाज के चप्पू की भांति कार्य कर बैक्टीरिया को गति प्रदान करता है। मीन्स जो बैक्टीरिया है उसमें जो फ्लैजेला है लगे हुए, वो आधार पर मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे मोटिव फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होता है, फ्लैजेला ऐसा ऐसा मतलब मूवमेंट करना शुरू करता है, तो उस फ्लैजेला के कारण गति उसमें आती है, जिससे बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका छोटा भाई पिलाई या फिमरी या पचमाभिका। फ्लैजेला क्या था, कसाभिका, और पिलाई या फिमरी पचमाभिका है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, फ्लैजेला के अतिरिक्त छोटे बालनुमा प्रवर्ध पिलाई या फिमरी कहलाते हैं, जो बैक्टीरिया के सतह पर स्थित हो सकते हैं। मतलब फ्लैजेला कैसा है, लंबा है, तो पिलाई कैसा है, छोटा बालनुमा प्रवर्ध, जो बैक्टीरिया के सतह पर स्थित हो सकते हैं। और पिलाई क्या करते हैं, फ्लैजेला था गमन में मदद कर रहा था, लेकिन हमारा जो पिलाई है यह गमन या संचलन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये विशिष्ट प्रोटीन पाइलिन से बनी संवर्धित नलीनुमा संरचना होती है, जबकि फ्लैजेला कैसा था, उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन था, पिलाई में पिलाइन प्रोटीन था। क्लियर है। पिलाई एफ पॉजिटिव या फर्टिलिटी फैक्टर के सहयोग के लिए विकसित होती है, जो संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है। मीन्स जब दो बैक्टीरिया संयुग्मन करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, तो वहाँ पे पिलाई क्या करती है, फर्टिलिटी फैक्टर यानी एफ फैक्टर के सहयोग के लिए विकसित होता है, जो उसमें संयुग्मन नलिका का निर्माण करता है। क्लियर है। फिमरी एक फैले हुए रेशेदार तंतुनुमा संरचना होती है, जो एक कोशिका से निकली होती है। मतलब ये फिमरी जो है एक कैसा होता है, एक फैला हुआ रेशेदार तंतुनुमा संरचना होती है। ये साइज में छोटी होती है, और यहाँ फोटो में इसे एक एक दिख रहा है, लेकिन ये कैसा होता है, रेशेदार होता है, एक में रो में कैसे देखे हम लोग इस तरह से रहता है। कुछ बैक्टीरिया में यह मुक्त प्रवाह से बचकर पत्थर से चिपकने या अन्य होस्ट सोल से चिपकने में मदद करता है। मीन्स मान लिया यह कहीं नदी या कहीं पे है, तो वहाँ पे इसको लगातार मुख्य धारा से बच के, मतलब ये पानी के साथ बह रहा होता है, लेकिन उसको कहीं रुकना होता है या फिर उसको कहीं स्टैंड होना रहे, तो यही पिलाई या फिमरी उसको मदद करके पत्थर से चिपकने में। और जबकि यह कभी यह परजीवी के रूप में कहीं पे काम करे, तो परजीवी के होस्ट सेल, मतलब होस्ट किसको बोला जाए, होस्ट या पैरासाइट में क्या डिफरेंस है। होस्ट हो गया आपका, जैसे आदमी और मच्छर का एग्जांपल ले लें, या प्लाज्मोडियम का, तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो है क्या है, वो होस्ट है आदमी, और मच्छर यानी मॉस्किटो एक वेक्टर है प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, वहाँ पे पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट और होस्ट में डिफरेंस पता चल गया आपको। तो हमने आज को देखा कोशिकीय संरचना किसकी, बैक्टीरिया की। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।